exercise. Breathing exercise are only part of a treatment program designed to improve pulmonary status and to improve a patient overall endurance and function in ADL. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? वो एक पार्ट ही है ट्रीटमेंट प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम लोग पल्मोनरी स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं और उस पेशेंट के ओवरऑल इंड्योरेंस दैट इज देयर उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि वो अपना नॉर्मल डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, दैट इज ADL. ADL के अंदर नॉर्मल सारा डेली एक्टिविटीज आ जाता है. Depending on the patient clinical problem, breathing exercises are often combined with medication, postural drainage and graded exercise program. तो डिपेंडिंग कि पेशेंट का कैसा क्लिनिकल प्रॉब्लम है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं मेडिकेशन से, पोस्टरल ड्रेनेज से एंड ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम से. पोस्टरल ड्रेनेज के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसमें आते हैं, देयर आर फंडामेंटल इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, पेशेंट विथ हाई स्पाइनल कॉर्ड लीजन एंड हु अंडरवेंट थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सर्जरी एंड बेड रिडन पेशेंट. तो इसमें क्या है कि इसमें फंडामेंटल इंटरवेंशन है उन लोगों के लिए जिनको बहुत टाइम से या फिर कुछ समय से इनको पल्मोनरी डिजीज हुआ है, या फिर उनके पास स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, या फिर जिनको थोरेसिक या एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है जिनका, और वो बहुत लंबे टाइम से बेड पे पड़े हुए हैं. इससे क्या होता है कि जो सिक्रीशन होता है वो स्टोर हो जाता है, प्रॉपरली आउट नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो उस केस में बहुत डिफिकल्टीज होता है ब्रीदिंग करने में. तो इसमें भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. अब है इंडिकेशन. इंडिकेशन क्या क्या है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं? तो एक्यूट क्रोनिक लंग डिजीज ऑफ COPD एग्जाम्पल में हो गया एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एटेलेक्टेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारे केस में हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं. पेन इन थोरेसिक और एब्डोमिनल एरिया बिकॉज ऑफ सर्जरी और ट्रॉमा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे कोई सर्जरी हुआ हो थोरेसिक का या एब्डोमिनल एरिया का, उस केस में पेशेंट जो है बेड रिडन रहते हैं, तो उनको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिया जाता है ताकि वो उनका सिक्रीशन जो है वो सारा रिलीज हो पाए, बहुत जो लंबे टाइम से जो स्टोर है, या फिर उनको जो भी डिफिकल्टीज हो रही है ब्रीदिंग में उसके लिए. अब आता है डिफेक्ट्स इन CNS दैट लेड टू मसल वीकनेस. एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी या मायोपैथिक या न्यूरोपैथिक डिजीजेस. एंड फॉर पेशेंट हु मस्ट रिमेन इन बेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इन केस ऑफ सर्जरी. ये थर्ड टाइम आ गया कि पेशेंट जो बेड रिडन पर है उनको देते हैं. Now, in case of severe orthopedic abnormalities such as scoliosis, kyphosis that affect respiratory function, उस केस में देते हैं. जैसे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, इसमें स्कोलियोसिस आ जाता है, काइफोसिस आता है, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो स्पाइनल कॉर्ड का जो कर्वेचर होता है उससे थोड़ा सा अंतर आने के कारण डिफिकल्टीज हो सकता है ब्रीदिंग में, जिससे उनका पोस्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो उस केस में हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते हैं. In airway obstruction secondary to the bronchospasm or retained secretion. स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन प्रोसीड्यूर. अब आते हैं गोल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो गोल क्या है, किस किस केस में हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते हैं वो देख लिए हैं ऐसे, और उसके बारे में डिटेल जानेंगे. अब यहाँ पे गोल मतलब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों देते हैं, क्या हम लोग एम है हम लोग का. तो इम्प्रूव द वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ cuff mechanism, prevent pulmonary impairments, strength, endurance and coordination of the respiratory muscles, and to improve the thoracic spine mobility. Correct the abnormal breathing pattern, promote relaxation, teaching patient about dealing with attacks of shortness of breath, improve patient overall functional capacity. तो ओवरऑल किस किस में हम लोग का एम क्या है ब्रीदिंग एक्सरसाइज देने का, तो उसके लिए आता है इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ कफ मैकेनिज्म, जो कफ जमा है वो कैसे बाहर रिलीज हो, प्रॉपर वेंटिलेशन मिले लंग्स को, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो रिस्पायरेटरी मसल्स है, चाहे वो मेन रिस्पायरेटरी मसल्स हो या फिर एसेसरी हो, इम्प्रूव करते थोरेसिक स्पाइन के मोबिलिटी को, प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न या
उनको रिलैक्सेशन देने के लिए और पेशेंट को टीच करने के लिए कि जैसे उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, जैसे इन केस ऑफ COPD, तो वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं एंड इम्प्रूव पेशेंट ओवरऑल फंक्शनल कैपेसिटी, और पूरे ओवरऑल पेशेंट के फंक्शनल कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारा एम है इसके अंदर। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल फॉर टीचिंग। उन लोगों के लिए जैसे थेरेपिस्ट हो गए, वो लोगों के लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। तो पहला है द प्लेस शुड बी क्वाइट, बिल्कुल शांत एरिया होना चाहिए, एंड एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्सप्लेन मेन एम क्या है रेशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, वो बताएंगे। पेशेंट मस्ट बी इन लूज क्लॉथिंग, हल्का कपड़ा उनको पहनना चाहिए। इवेल्युएट पेशेंट नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न, उनको इवेल्युएट करेंगे हम लोग कि पेशेंट का नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न किस टाइप का है। इफ नेसेसरी टीच द पेशेंट रिलैक्सेशन पैटर्न, और देखेंगे अगर पैटर्न अगर सही नहीं है तो उनको टीच करेंगे कि रिलैक्सेशन कैसे करें, उनका रिलैक्सेशन पैटर्न क्या होगा। अगर वो बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। वही है 6 पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेट द डिजायर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि वो डिजायर्ड ब्रीदिंग पैटर्न कैसे ला सकते हैं। अब आता है प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा रहे थेरेपिस्ट को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो पहला है नो फोर्स्ड एक्सपायरेशन शुड बी डन बिकॉज इट इंक्रीजेज टर्बुलेंस इन एयरवेज विच कैन लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड इंक्रीज एयरवे रिस्ट्रिक्शन। कोई भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा कि अगर कोई भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। जो भी हवा बाहर आ रही है या अंदर जा रही है उनके बीच में टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है उनको ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए। ब्रोंकियल के बीच में स्पाज्म मतलब हो गया सिकुड़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो एयरवे नॉर्मली आ रही है वो नॉर्मल या फिर नहीं है, तब भी जितनी नॉर्मल आ रही है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट, नो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन इज डन सिंस इट कैन काउज पेशेंट टू गैप विथ नेक्स्ट इंस्पायरेशन। कोई भी प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन नहीं होना चाहिए। ये फिक्स होता है कि कितने देर का इंस्पिरेशन होना चाहिए, कितने देर का एक्सपायरेशन होना चाहिए। तो अगर प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन करेंगे तो जो नेक्स्ट इंस्पायरेशन होने का जो टाइम है वो गैप उसमें क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है नेवर अलाउ द पेशेंट टू इनिशिएट इंस्पायरेशन विथ एन एसेसरी मसल्स द अपर चेस्ट शुड बी रिलेटिवली क्वाइट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो पेशेंट को कभी भी अपना जो इंस्पायरेशन है वो इनिशिएट नहीं करना चाहिए एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स में आता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये तब एक्टिवेट होते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ कर आते हैं या कुछ तेज वाला काम करते हैं ना, तो उस समय एक्सेसरी मसल एक्टिवेट होता है। तो नॉर्मली जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा एक्सेसरी मसल्स है वो वर्क नहीं करना चाहिए, उससे इनिशिएट नहीं होना चाहिए रिस्पिरेशन। और जो हमारा अपर चेस्ट है वो रिलेटिवली कंपेरेटिवली कम मूव करे। जैसे नॉर्मल जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो चेस्ट जो है अपना इनविजिबल होता है, मतलब मूवमेंट उसमें नहीं दिखता है, बहुत धीरे रहता है। Now the fourth point, allow the patient to practice deep breathing for any 3 or 4 inspiration and expiration at a time to avoid hyperventilation। हमेशा पेशेंट को ये अलाउ करना चाहिए कि वो जो ब्रीदिंग करे तो 3 से 4 बार एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करे, ताकि उनको जो हाइपर वेंटिलेशन है वो ना क्रिएट हो वहाँ पे। 3 से 4 बार, उससे ज़्यादा नहीं करना होता है। ये भी प्रिकॉशन ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स पे। तो टाइप्स तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स कॉमनली जो यूज्ड होता है। तो पहला है इसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेकेंड है सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थर्ड है परस्यूट लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। परस्यूट लिप में यहाँ पे लिप्स का पोजीशन उस तरह से होता है जैसे हम लोग कैंडल को फूंक करते हैं या बलून फुलाते हैं, उस पोजीशन में रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे सारे तीनों पैटर्न पे या टाइप्स पे डिस्कस करेंगे इनको डिटेल्स में। तो पहला है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये क्या है?
और इसका यूज़ क्या है? इट स्ट्रेंथन द डायफ्राम, डिक्रीजेज द यूज ऑफ एसेसरी मसल्स एंड अलाउ फॉर बेटर इम्पटिंग ऑफ द लंग्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि स्ट्रेंथ करते हैं हम लोग डायफ्राम का, ताकि जो डायफ्राम जो नॉर्मल ब्रीदिंग में मसल्स है जो हेल्प करता है ब्रीदिंग में, उसको स्ट्रेंथ करते हैं और डिक्रीज करते हैं एसेसरी मसल्स का यूज जैसे इंटरकोस्टल मसल्स, और अलाउ करते हैं ताकि वो बेटर एम्प्टी हो सके लंग्स का प्रॉपर। उस ये एक्सरसाइज इसलिए डिज़ाइन किया गया टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन, डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज द एक्सर्शन, डिसेंट और एसेंट ऑफ द डायफ्राम एंड टू इम्प्रूव गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन। तो इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि एफिशिएंसी बढ़ा सके, वेंटिलेशन का जो वर्क है ब्रीदिंग का, जो हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ रहा है ब्रीदिंग में, वो कम हो सके, इंक्रीज द एक्सर्शन डायफ्राम का, और इम्प्रूव द गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन, जो भी गैस एक्सचेंज हो रहा है और ऑक्सीजनेशन में वो इम्प्रूव हो सके। अब इसमें पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए? तो पेशेंट का पोजीशन होना चाहिए सेमी फ्लोवर पोजीशन, इन विच द ग्रेविटी असिस्ट द डायफ्राम, लॉन्ग सिटिंग और सुपाइन पोजीशन। ये कुछ रफ डायग्राम है जहाँ पे शो किया हुआ है सेमी फ्लोवर पोजीशन, जहाँ पे एंगल 30 to 45 डिग्री है।